सोचिए, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई मुल्कों की पुलिस मशीनरी हरकत में आ जाती थी। 1993 का वक्त था। मुंबई की हवा में अफरा तफरी थी। अंडरवर्ल्ड के गलियारों में फुसफुसाहट फैल चुकी थी। दाऊद इब्राहिम इंडिया छोड़ चुका है। लेकिन यह किसी डरकर भागने वाले इंसान की कहानी नहीं थी। यह उस शख्स का अगला दांव था जिसने हमेशा छाया में रहकर सबसे बड़ा खेल खेला। कहते हैं, देश छोड़ते वक्त दाऊद ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी से बस इतना कहा था, सरहद बदल रही है, हुकूमत नहीं। इंडिया से निकलते ही दाऊद का पहला पड़ाव बना दुबई। बाहर से चमकता हुआ शीशे और रोशनी से भरा शहर, लेकिन अंदर से अंडरवर्ल्ड के सौदों, हवाला और हथियारों की डील से धड़कता हुआ। यहां दाऊद का नेटवर्क पहले से मजबूत था। पैसा चलता था, नाम का खौफ था और लोग आंखें झुकाकर बात करते थे। शुरुआत में सब कुछ कंट्रोल में लगता रहा, मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। नजरें बढ़ गईं, दबाव बढ़ने लगा। एक रात दाऊद ने चुपचाप कहा, यहां हर कदम पर आंखें हैं, ज्यादा दिन टिकना ठीक नहीं। उसी पल उसने अगली चाल चलने का फैसला कर लिया। इस बार उसकी मंजिल थी पाकिस्तान का सबसे अशांत और सबसे खतरनाक शहर, कराची। जब दाऊद कराची पहुंचा, उस वक्त यह शहर खुद अंदर से टूट रहा था। सड़कों पर गैंग्स की लड़ाइयां, इलाकों की जंग, वसूली और खून खराबा आम बात थी। हर मोहल्ले का अपना सरदार था, हर गली का अपना कानून। कराची का अंडरवर्ल्ड मुंबई जैसा ही था। फर्क बस इतना था कि यहां के सारे गैंग लोकल थे। उनकी सोच सीमित थी, ताकत सीमित थी और दायरा भी। लेकिन दाऊद इब्राहिम उस दुनिया से बहुत आगे निकल चुका था। वह सिर्फ एक शहर का डॉन नहीं था, उसका नेटवर्क सरहदों को पार कर चुका था। पैसा, हथियार और लोग, सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ था। कराची में उसकी एंट्री की खबर आग की तरह फैली। लोग आपस में कान में कहते, यह वही है जिसके नाम से मुंबई कांपती थी। कुछ गैंग्स डरे, कुछ सतर्क हुए और कुछ ने सोचा कि शायद अब खेल का तरीका बदलने वाला है। दाऊद ने आते ही किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। उसने पहले शहर को देखा, हालात को समझा और लोगों की कमजोरी पहचानी। उसे पता था कि यहां सिर्फ डर से काम नहीं चलेगा, यहां सौदे भी जरूरी हैं। एक बैठक में उसने बेहद शांत आवाज में कहा, कराची शोर बहुत करता है, लेकिन अगर सही जगह दबाव डाला जाए तो पूरा शहर सुनने लगता है। यह बात सुनकर सामने बैठे लोग समझ चुके थे कि यह आदमी सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग से भी खेलता है। इसी कराची की गलियों में एक और नाम था जो कानून से ज्यादा असर रखता था, रहमान डकैत। लोकल होते हुए भी उसका खौफ ऐसा था कि पुलिस तक कदम संभल कर रखती थी। रहमान सड़कों से निकला था, उसने गली गली में अपनी ताकत बनाई थी। उसके लिए कराची सिर्फ शहर नहीं, उसका इलाका था। लोग कहते थे, रात में रहमान का नाम लो, सुबह तक काम हो जाएगा। जब दाऊद जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी की मौजूदगी की खबर रहमान तक पहुंची तो उसने भी हल्के से मुस्कुराकर कहा था, बड़ा नाम है, देखते हैं यहां कैसे टिकता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा चेहरा, दूसरी तरफ कराची की सड़कों का बेताज बादशाह। यह सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, यह दो सोच, दो स्टाइल और दो किस्म की दहशत का आमना सामना था। कराची की गलियों में अब सवाल उठने लगे थे, क्या दाऊद इस शहर को भी अपने सिस्टम में ढाल लेगा या रहमान डकैत जैसे लोकल किंग उसकी राह में दीवार बनेंगे? इस टकराव में सिर्फ गैंग्स नहीं भिड़ने वाले थे, यहां भरोसे, धोखे और खून से लिखी जाने वाली नई दास्तान शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले वक्त में कराची और मुंबई दोनों की अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब किस्सा थोड़ा और गहराता है। दाऊद इब्राहिम ने कराची को सिर्फ पनाहगाह नहीं बनाया था, बल्कि यहीं से उसने अपने पूरे सिस्टम की कमान दोबारा संभाली। जैसे कभी मुंबई बैठकर वह हर धागा अपनी उंगलियों से हिलाता था, बिल्कुल वैसे ही अब कराची उसकी नई राजधानी बन चुकी थी। यहां से हवाला, हथियार, लोग और फैसले, सब कुछ एक इशारे पर चलने लगा। और इस पूरे खेल में दाऊद के सबसे करीब जो शख्स खड़ा था, जिसका नाम हर अंदरूनी मीटिंग में सबसे पहले लिया जाता था, वह था नूर कास्कर, जिसे मुंबई की दुनिया नूरा के नाम से जानती थी। हालात ऐसे थे कि लोग कहते थे, अगर दाऊद राजा है तो नूरा उसका वजीर है।
दाऊद को जिस एक आदमी पर सबसे ज्यादा भरोसा था वह यही था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर आया 1999 का साल। एक दिन ऐसा आया जिसने कराची में बैठे दाऊद के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। फील्ड में उसका सबसे मजबूत स्तंभ, उसका सबसे भरोसेमंद कमांडर नूर कास्कर अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर जैसे ही अंदरूनी सर्कल में पहुंची, सन्नाटा छा गया। कहा जाता है कि दाऊद ने पहली बार गुस्से और बेचैनी में एक ही बात दोहराई थी, यह अचानक कैसे हो सकता है। यह सिर्फ दाऊद के लिए नहीं बल्कि पूरी अंडरवर्ल्ड के लिए सनसनीखेज खबर थी। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, नूर कास्कर की मौत इतनी अचानक कैसे हो गई। शुरुआती दिनों में परिवार की तरफ से जो बात सामने आई उसमें कहा गया कि नूर कास्कर की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली तो कुछ ने शक की नजर से देखा। आसपास के इलाकों में एक दूसरी कहानी भी तैरने लगी। किसी ने कहा, नहीं, यह दिल का दौरा नहीं था, किडनी फेल हो गई थी। तो किसी ने फुसफुसाकर यह भी जोड़ा, सुना है उसे कैंसर था। लेकिन अंडरवर्ल्ड को कवर करने वाले पुराने जर्नलिस्ट और मीडिया हाउस इस कहानी से संतुष्ट नहीं थे। उनकी रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही थी। उनके मुताबिक यह कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। उन रिपोर्ट्स में कहा गया कि नूर कास्कर को पहले अगवा किया गया था। कई दिन तक उसे एक अनजान जगह पर रखा गया जहां उससे सवाल जवाब नहीं बल्कि हिसाब लिया गया। एक पत्रकार ने बाद में लिखा, यह बीमारी की मौत नहीं थी, यह एक मैसेज था। दावा किया गया कि नूरा को बुरी तरह टॉर्चर किया गया और फिर गोलियों से छलनी कर दिया गया। यही नहीं, इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह था कि उसकी लाश को जानबूझकर दाऊद इब्राहिम के घर से कुछ ही दूरी पर फेंक दिया गया था, मानो किसी ने साफ शब्दों में कहा हो, देख लो अगला नंबर किसका हो सकता है। इस बीच एक और भ्रम भी लगातार बना रहा। मीडिया के कुछ हिस्सों में नूर कास्कर को दाऊद इब्राहिम का भाई बताया गया। कहीं यह कहा गया कि वह सगा भाई नहीं बल्कि ब्रदर इन लॉ था, यानी मुमकिन है कि वह दाऊद का साला हो या बहनोई। लेकिन सच यह है कि रिश्ते का नाम चाहे जो भी रहा हो, उसकी अहमियत किसी खून के रिश्ते से कम नहीं थी। असली बात यह थी कि नूर कास्कर दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा कमांडर था, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। और जब ऐसे शख्स का इस तरह से मर्डर हो, वह भी दाऊद के घर के इतने करीब, तो यह साफ था कि यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था बल्कि खुली चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जिसने कराची के अंडरवर्ल्ड में आने वाले तूफान की आहट दे दी थी। नूर कास्कर की लाश जिस हालत में मिली, उसने पूरे कराची अंडरवर्ल्ड को बिना बोले ही सब कुछ समझा दिया। उसकी बॉडी एक गधा गाड़ी की बग्घी में पड़ी हुई थी, बिल्कुल खुलेआम, जैसे किसी ने जानबूझकर शहर को दिखाने के लिए रखी हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक साफ संदेश था। कराची की गलियों में यह बात सब जानते थे कि किसी दुश्मन को इस तरह बेरहमी से मारकर उसकी लाश को गधा गाड़ी या बग्घी में डालकर घुमाना सिर्फ एक ही गैंग का तरीका था। लोग आपस में कहते थे, यह काम रहमान डकैत के लड़ाकों के अलावा कोई नहीं कर सकता। यह उनका सिग्नेचर था, उनकी पहचान, जिससे वे अपने दुश्मनों को डराने के साथ साथ ऐलान करते थे कि किसकी हद कहां तक है। जैसे ही यह खबर फैली, उंगलियां सीधे अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की तरफ उठने लगी। अंडरवर्ल्ड के जानकारों के लिए इसमें कोई शक नहीं था। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि किसने मारा, बल्कि यह था कि आखिर रहमान डकैत के लोगों ने दाऊद इब्राहिम के इतने करीबी आदमी को मारने की हिम्मत क्यों की। इस सवाल का जवाब समझने के लिए उस वक्त के कराची को समझना जरूरी था। वह दौर ऐसा था जब कराची के अंडरवर्ल्ड में रहमान डकैत सबसे बड़ा नाम बनकर उभर रहा था। उसकी पकड़ सड़कों से लेकर बस्तियों तक थी और उसका खौफ पुलिस फाइलों से ज्यादा आम लोगों की जुबान पर था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। रहमान डकैत के सामने एक और किरदार भी था, शहंशाह। ताकत के मामले में वह रहमान के बराबर नहीं था, मगर दुश्मनी में सबसे आगे था। दोनों के गैंग्स के बीच अक्सर टकराव होता रहता था, गोलियां चलती थीं, इलाके बदलते रहते थे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी दुश्मनी के बावजूद दोनों ही सिंध की ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी यानी बेनजीर भुट्टो के परिवार से जुड़ी पार्टी के करीब माने जाते थे। यही बात इस अंडरवर्ल्ड की कहानी को
और ज्यादा पेचीदा बना देती थी। दाऊद के कराची आने के बाद हालात ने और करवट ली। वक्त के साथ शहंशाह, जो रहमान डकैत को खुली चुनौती देना चाहता था, उसने एक नई चाल चली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अंदर ही अंदर दाऊद की डी कंपनी से हाथ मिला लिया। उसका मकसद साफ था, दाऊद जैसे इंटरनेशनल नाम के सहारे रहमान डकैत को कमजोर करना। एक जानकार के मुताबिक शहंशाह ने अपने आदमी से कहा था, अकेले रहमान से लड़ना मुश्किल है, बाहर की ताकत चाहिए। असल टकराव की जड़ यही थी। रहमान डकैत और उसका गैंग ज्यादातर बलोच समुदाय से जुड़ा हुआ था और उन्हें दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी पसंद नहीं थी। उनके लिए दाऊद एक बाहरी आदमी था जो दूसरे मुल्क से आकर उनके शहर, उनके इलाकों पर अपना हुक्म चलाना चाहता था। रहमान के खेमे में यह बात बार बार दोहराई जाती थी, यह कराची है, यहां बाहर से आए लोग राज नहीं करते। इसी नाराजगी, इसी टकराव और इसी सियासी अंडरवर्ल्ड गठजोड़ ने हालात को इतना जहरीला बना दिया कि नूर कास्कर की लाश एक गद्दा गाड़ी की बग्घी में मिलने तक बात पहुंच गई। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, यह ताकत की जंग का ऐलान था। एक तरफ दाऊद इब्राहिम का इंटरनेशनल सिस्टम, दूसरी तरफ रहमान डकैत की लोकल लेकिन खौफनाक पकड़। और इस जंग की पहली बड़ी लकीर खींच चुकी थी, खून से सड़कों पर पूरे कराची के सामने। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को लेकर भी उस वक्त एक बड़ा दावा लगातार तैर रहा था। कहा जाता है कि शुरुआती सालों में दाऊद या उसके बेहद करीबी लोगों ने कराची के लोकल गैंग्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रहमान डकैत जैसे नाम उन्हें छोटे खिलाड़ी लगते थे, ऐसे लोग जिन्हें जरूरत पड़ने पर दबाया जा सकता है। दाऊद के एक आदमी ने तब हल्के में कहा था, ये लोकल लोग हैं, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। हकीकत यह थी कि रहमान डकैत भले ही इंटरनेशनल लेवल पर दाऊद के सामने कुछ भी न रहा हो, मगर कराची की सड़कों पर उसका असर जबरदस्त था। आम लोग हों, इलाके के दबंग हों या फिर पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स, हर जगह रहमान की पकड़ महसूस की जाती थी। दाऊद और उसके लोगों को इस सच्चाई का एहसास 1999 में हुआ, उसी वक्त जब नूर कास्कर का कत्ल हुआ। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि दाऊद के सिस्टम के लिए एक झटका था। कराची के अंडरवर्ल्ड में यह बात तेजी से फैली कि रहमान डकैत के गैंग को नूरा पर गहरा शक था। शक यह कि नूरा अंदर ही अंदर उनकी पूरी जानकारी उनके सबसे बड़े दुश्मन शहंशाह तक पहुंचा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रहमान के एक आदमी ने गुस्से में कहा था, अगर यह सच है तो इसे जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरा होगा। यही शक नूरा के लिए मौत की वजह बन गया। कहा जाता है कि पहले नूर कास्कर को अगवा किया गया, 2 दिन तक उसे अपने कब्जे में रखा गया, सवाल जवाब हुए, दबाव बनाया गया और फिर वह अंजाम आया जिसे सुनकर दाऊद का पूरा खेमा सन्न रह गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि इस दौरान रहमान डकैत के गैंग ने दाऊद इब्राहिम से $50 मिलियन की फिरौती की मांग की थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड को समझने वाले ज्यादातर लोग इस कहानी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। उनकी दलील साफ थी, दाऊद जैसे आदमी के लिए इतनी रकम कोई बड़ी बात नहीं थी, और अगर मामला सिर्फ पैसों का होता तो ISI या दुनिया की दूसरी ताकतों के साथ दाऊद के जो कनेक्शन थे, उनके जरिए नूरा को किसी न किसी तरह छुड़ा लिया जाता। यही वजह है कि ज्यादातर जानकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह किडनैप फिरौती के लिए नहीं था, बल्कि सीधे कत्ल के इरादे से किया गया था। नूरा को मारकर एक संदेश देना था, दाऊद का सिस्टम कराची में अछूता नहीं है। इस वार का असर तुरंत दिखा। नूर कास्कर की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम के आसपास के लोग अचानक खामोश हो गए। जो चेहरे रोज नजर आते थे वे अंडरग्राउंड चले गए। मीटिंग्स कम हो गईं, आवाजें धीमी पड़ गईं। एक पुराने सूत्र के मुताबिक दाऊद ने उस वक्त बस इतना कहा था, अब यह खेल पहले जैसा नहीं रहा। यह वही मोड़ था जहां कराची के अंडरवर्ल्ड ने साबित कर दिया कि लोकल ताकत को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और दाऊद इब्राहिम के लिए यह सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत थी, जिसकी गूंज कराची की गलियों से बहुत दूर तक जाने वाली थी। वक्त के साथ एक दिलचस्प बदलाव साफ दिखने लगा। दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद तो रहा, वहीं बैठकर उसने दुनिया के अलग अलग कोनों में फैले अपने नेटवर्क को संभालना भी जारी रखा। लेकिन कराची के लोकल खेल में उसका नाम धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा।
फैसले अब भी उसी की टेबल से होते थे, मगर सड़कों पर उसका सीधा दखल कम हो गया था। एक जानकार ने उस दौर को बयान करते हुए कहा था, दाऊद अब सामने नहीं आता था, पर परछाई आज भी उसी की थी। कराची के रोजमर्रा के मामलों में उसका नाम कम सुनाई देता था, मानो उसने जानबूझकर खुद को पर्दे के पीछे कर लिया हो। उधर दूसरी तरफ रहमान डकैत का कद हर गुजरते वक्त के साथ और ऊंचा होता चला गया। नूरा के कत्ल के बाद कराची की गलियों में यह बात बैठ चुकी थी कि अब यहां ताकत का तराजू बदल चुका है। लोग खुलकर कहने लगे थे, जो शहर को समझता है वही यहां राज करता है। रहमान का असर सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पब्लिक और लोकल पॉलिटिक्स तक उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई। जहां दाऊद का नाम अब दूर से लिया जाता था, वहीं रहमान डकैत का नाम सामने आकर लिया जाने लगा। आई था, छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था। चौका जैसा बाप जैसा, हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन खान भाई ने लाया था। यही वह मोड़ था जहां यह कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। एक तरफ इंटरनेशनल नेटवर्क का मास्टरमाइंड, जो कराची में रहकर भी खुद को लोकल जंग से दूर रखता गया। दूसरी तरफ एक लोकल डॉन, जिसने उसी शहर की मिट्टी से ताकत निकाली और वक्त के साथ उसका नाम सबसे ऊपर लिखा जाने लगा। यह टकराव भले ही खुली जंग में न बदला हो, लेकिन इसके असर ने कराची के अंडरवर्ल्ड की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, यह थी रहमान डकैत और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई वह कहानी, जिसमें ताकत, गलतफहमियां और खून से लिखे फैसले शामिल थे। अगर आपको यह किस्सा जानकारी से भरा और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रिवीलिंग आइज, जहां हर कहानी की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और सच, चाहे जितना भी दबा हो, आखिरकार सामने आ ही जाता है।